नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 10 बजे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक बुलेटिन है जहां पूरे दिन की बात रात 10 बजे आराम से इत्मीनान से जान सकते हैं और 2022 का शाम का रात 10 बजे का अंतिम बुलेटिन है। आपको बताते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरें क्या है। सबसे पहले बड़ी पॉलिटिकल खबर, कमलनाथ ने राहुल गांधी को 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। कमलनाथ के इस दावे पर मध्य प्रदेश में सियासी बयान और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। दिखाते हैं आपको क्या कमलनाथ के कहने के बाद प्रतिक्रिया में कहा गया। – 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले की तस्वीर साफ होती दिख रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताकर चुनाव मैदान में आएगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल ही होंगे। कमलनाथ ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने ऐसा दावा किया है। कमलनाथ के बयान का पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने समर्थन किया। कहा कि राहुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। देश से राहुल गांधी को समर्थन मिला है। राहुल गांधी विपक्ष की आवाज बनकर उभरे। अलग अलग नेता इन सब ने उनका सपोर्ट किया है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक विपक्ष की आवाज के रूप में उभर के आए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को पीएम मोदी के मुकाबले पीएम पद का दावेदार बताए जाने पर बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया। बीजेपी नेता राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार बताए जाने पर न केवल उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी में गुट और गिरोह के कारण कोई नेता रहना नहीं चाहता हो, तो फिर कहां से लेके आएंगे? क्या किसी और देशों की सीट को जोड़कर वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं? बड़ा और 2024 में राहुल गांधी को अगर फिर उम्मीदवार बना रहे हैं तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि राहुल जो अपनी कांग्रेस को नहीं बचा पाया वो विपक्ष में एकता कैसे लाएंगे। कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के अलावा क्या दूसरे विपक्षी दल भी राहुल गांधी को पीएम पद के दावेदार के तौर पर स्वीकार करेंगे। कमलनाथ के इस बयान का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि वे एक मजबूत और सशक्त चेहरे के तौर पर उभरे हैं। मैं तो शुरू से उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहा था, लेकिन वो अपने जिद में अड़े थे और आखिर में फिर खड़गे चुनाव हुआ, खड़गे जी निर्वाचित हुए। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते धर्मांतरण को देखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से अपील की है कि आप ऐसे आयोजन से दूर रहें, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से हिंदू संस्कृति से दूर जाने की एक साजिश कामयाब हो रही। एक रिपोर्ट देखिए। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। देश भर में जश्न का माहौल है। लोग नए साल के स्वागत के लिए आतुर हैं। लोग पार्टी की तैयारियों में बिजी। शायद आप भी नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन से दूर रहने की अपील की। वेब के मुताबिक न्यू ईयर सेलिब्रेशन मिशनरी संस्थाओं द्वारा धर्मांतरण का एक तरीका है जो क्रिसमस से शुरू होता है और अलग अलग आयोजनों के नाम पर 1 जनवरी तक खास तौर पर चलता है। हमारा नववर्ष चैत्र वर्ष प्रतिपदा के दिन से प्रथम दिन प्रारंभ होता है। बहुत सारे नई चीजें उस दिन होती हैं, तो सभी से अपील है उस दिन को नववर्ष बनाएं। इधर कांग्रेस ने वीएचपी की अपील के बहाने आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कई नेता नया साल मनाने छुट्टी पर हैं। बीजेपी को कैलेंडर बदलने की पहल करनी चाहिए। गुड़ी पड़वा से कैलेंडर चलेगा और बाकी कैलेंडर, इन कैलेंडर को आग लगाएं और नया कैलेंडर शुरू कराएं। कौन रोका किसने? इधर बीजेपी का कहना है कि अंग्रेजी वर्ष का कैलेंडर हिंदुओं का नहीं बल्कि सोनिया कांग्रेस का कैलेंडर है। ये तो अंग्रेजों का कैलेंडर है। अंग्रेज चले गए लेकिन कैलेंडर और कुछ कल्चर हमको छोड़ गए, इसलिए सबसे यही प्रार्थना है कि कैलेंडर बदलो। संस्कृति सभ्यता राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक की ही रखो। कुल जमा हासिल ये कि वेब का अपना एजेंडा है और कांग्रेस बीजेपी की अपनी सियासत। फैसला तो जनता करेगी कि वो किस नए साल को कैसे सेलिब्रेट करेगी।
नए साल पर शुभकामनाओं वाले संदेश देने वाले पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस मौके पर पोस्टर पॉलिटिक्स साफ नजर आई है और इसमें नए साल में नई सरकार वाला नारा बुलंद किया जा रहा है। देखिए आप रिपोर्ट। इन होर्डिंग्स को देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने ऐसे होर्डिंग से शहर को पाट दिया है। कह सकते हैं कि नए साल के आगाज पर मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश दफ्तर के बाहर और पूरे शहर में कांग्रेस ने नया साल नई सरकार के पोस्टर लगाए। अलग अलग नारों के द्वारा कांग्रेस का दावा है कि 2023 के विधानसभा महासंग्राम में कांग्रेस की ही जीत होगी। 114 सीटें आई थी तो अब 174 ज्यादा आएंगी और नया साल नई सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये नारा है हमारा। इधर होर्डिंग्स को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि नए साल में नई सरकार बनाने का ख्याल पुलावी है। जब सरकार बनी तो चला ना पाए। 15 माह में प्रदेश में हाहाकार मचा रहा। खाली पुलाव है, शेख चिल्ली के हसीन सपने लेते रहो, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2023 के चुनाव में सियासी तापमान सर्दियों के इस मौसम में ही चढ़ना शुरू हो गया है। और अब बात एक बार फिर से राहुल गांधी की, जो बड़े ही कॉन्फिडेंट नजर आए। पत्रकारों को राहुल गांधी ने कहा कि लिख कर ले लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धमाकेदार जीत होगी। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन रही। एक और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की, तो इधर प्रदेश में नए साल के मौके पर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नए साल में नई सरकार के पोस्टर लगाकर सियासी दावा किया। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी बड़ी जीत के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 51% वोट हासिल करने और 200 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। तो वहीं महाकाल लोक का लोकार्पण, कूनो में अफ्रीकन चीतों का पुनर्वास, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की आमद ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार किया है। चुनावी साल में भी बीजेपी कई प्लान बनाकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें प्रदेश के कृषि क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। इस दौरान सीएम ने उन्हें केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में अवगत कराया और शीघ्र देने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 1375 करोड़ रुपए जल्द दिलाने का अनुरोध भी किया। साथ ही कोल ब्लॉक से एडिशनल लेवी के मद में वसूले गए 4170 करोड़ रुपए राज्य को देने का अनुरोध किया। ट्रेनों का जो परिचालन रुका है उसे सुचारू करने की मांग भी की। जो हमारे जीएसटी का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि। दूसरा, कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़। और तीसरा, जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो, भविष्य ना हो। और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया, तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर अब तक नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी रायपुर में 3 जनवरी को इसी के विरोध में जन अधिकार महारैली का आयोजन कर रही है। प्रदेश के सभी समाज प्रमुखों को इसमें शामिल होने का न्योता भी दिया, अनुरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सभी समाज प्रमुखों को पत्र भेजकर बुलवा चुके थे। आज राजीव भवन में
कई समाज प्रमुख पहुंचे, जन अधिकार महारैली में शामिल होने को लेकर समर्थन दिया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले समाज प्रमुखों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उनको अधिकार देने का काम कर रही है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, देर की जा रही। वहीं अनुसूचित जनजाति प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के पदाधिकारी मोहन मरकाम से मिले और जन अधिकार रैली में समर्थन नहीं देने की बात की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि 13 की जगह 16% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। समाज प्रमुखों से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई सभी लड़ना चाहते हैं। समाज प्रमुखों से हम निवेदन कर रहे हैं कि उनका समर्थन हमको मिले और हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं अगर वो रैली में आएंगे तो जरूर वो समाज के बैनर भी लेके आ सकते हैं। सभी समाज प्रमुखों को हमको समर्थन मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी तक के उस समर्थन के उस प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। इससे धीरे धीरे सभी समाज में रोष पैदा हो रहा है। हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जो काम समय पे हो जाना चाहिए अनावश्यक कभी लंबित रखा गया है। समाज में लगातार इसका असंतोष देखने को मिल रहा है। एससी वर्ग के लिए 13 को बढ़ाकर 16 किया जाए तो हमने स्पष्ट रूप से आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिया है कि हम उस महारैली का समर्थन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता पूर्व सीएम उमा भारती महाकौशल के बालाघाट पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को असहज करने वाला बयान दिया है। सुनिए। कार से उतरती उमा भारती का स्वागत करते उनके समर्थकों से गुलदस्ता लेकर उनका अभिवादन स्वीकार करती उमा। ये तस्वीरें एमपी के बालाघाट की। उमा भारती आज बालाघाट पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उमा भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर शराब और शराब नीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। ये तो एक माफिया है जहरीली शराब का, जो पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में काम करता है, नेताओं के संरक्षण में काम करता है। उमा भारती ने ये तक कह दिया कि देश में 3 दैत्य हैं, शराब माफिया, खनन माफिया और पावर जनरेशन माफिया। ये तीनों मिलकर देश को निगलने में लगे और मेरे पीछे पड़े हैं, जो मेरी जिंदगी तक को ले जाएंगे ऐसा लगता है। ये 3 महादैत्य हैं, एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक पावर जनरेशन माफिया। ये तीनों मिलकर के देश को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट में लोधी समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका में है। उमा भारती का बालाघाट में खासा वर्चस्व रहा है। अब देखना होगा कि उमा की बयानबाजी का सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ता है। अगली खबर जबलपुर से, जहां हादसे के बाद लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जिससे मानवता भी शर्मसार दिखी। किसी जख्मी की, किसी व्यक्ति की मदद करने की बजाय लोग लूट में लग गए। क्या लूट रहे थे वो, देखिए आप। केन, प्लास्टिक के डिब्बों और दूसरी चीजों में टैंकर से निकलते डीजल को भरते लोगों को देखिए। ये लोग डीजल की सरेआम लूट कर रहे हैं। तस्वीरें जबलपुर के बरेला बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसे की बात की है। यहाँ भीड़ का लापरवाह चेहरा दिखा। बरेला बाईपास पर एक ट्रक सीधी टक्कर के बाद डीजल से बड़े टैंकर के साथ पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी ड्राइवर्स की जान बचाने के बजाय वहां पहुंचकर डीजल लूटना शुरू कर दिया। लोग दौड़ दौड़ कर घरों से कुप्पी बर्तन लेकर पहुंचे और सड़क पर पलटे टैंकर से डीजल चुराने लगे। खबर पाकर बरेला थाना पुलिस पहुंची। हादसे में ट्रक और टैंकर ड्राइवर गाड़ियों के केबिन में बुरी तरह फंस गए थे। पुलिस टीम ने ड्राइवर्स को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बड़ी बात ये रही कि पुलिस कर्मी भी सड़क पर डीजल की लूट को रोक न पाए और मूक दर्शक बने देखते रहे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज उसका 16वां दिन था। हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बाधित है और इसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। दिनों से प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम बंद हड़ताल पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तादाद करीब 32,000 है। इनके काम न करने का असर सबसे ज्यादा फील्ड में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमला न होने के कारण बच्चों का वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही बच्चों की स्क्रीनिंग से लेकर डेटा अपडेट करने का काम भी ठप पड़ गया है। वहीं इस बार
बारे में हड़ताल कर्मियों का कहना है कि अब हम आश्वासन से नहीं मानेंगे, जब तक आदेश जारी नहीं हो जाते हड़ताल जारी रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो बच्चों की स्क्रीनिंग का काम किया जाता है पूरी तरह से वो भी बंद है। दवाई वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रही है, सही हाथों से नहीं हो पा रही है। यहाँ तक है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जहाँ एडमिट होते हैं वहाँ भी सुविधा नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल का कोई हल नहीं निकाला है। सिर्फ कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में ही वैकल्पिक व्यवस्था कर खाना पूर्ति कर दी गई है। सरकार को सोचने की जरूरत है। इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मेहमानों को भारतीय संस्कृति के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी अनूठे अंदाज में दी जाएगी। 3D डिजिटल एग्जीबिशन के माध्यम से 170 महापुरुषों की गाथा विदेशी मेहमानों को बताई जाएगी, लेकिन इस एग्जीबिशन इवेंट को भोपाल में शिफ्ट करने की होड़ मच गई। इस पर सांसद से लेकर महापौर तक ने आपत्ति दर्ज कराई। डिजिटल एग्जीबिशन को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के मेन एंट्रेंस पर 2400 वर्ग फीट का एक डोम लगाकर किया जाना है और इसके फ्रंट लुक को 170 महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर से सजाया जा रहा है। इस पर आकर्षक लाइटिंग की जाएगी जो रात में जगमगा उठेगी। ये बेहद अद्भुत एग्जीबिशन होगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस इवेंट के बाद इसे भोपाल में शिफ्ट करने के संकेत दिए। इस पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर स्थायी तौर पर इंदौर में इसे स्थापित करने की मांग की। एग्जीबिशन लगने की पूरी तैयारी हो गई है और हम चाहते हैं कि वो इंदौर में रहे। हमारी तो डिमांड है, आग्रह है, वो रहेगी तो एक नियत स्थान उसका तय करके कि पूरा इंदौर उस डिजिटल एग्जीबिशन को देखता रहे, इसका प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि G20 की यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है और भी आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम इंदौर में होने वाले हैं, तो ग्लोबल समिट भी है उसके साथ साथ। तो ग्लोबल समिट में तो यहाँ रहेगी और हम प्रयास करेंगे G20 में भी यहाँ रहे। साल 2022 जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग पर भारी पड़ा। एक तरफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत ने व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं आयुष्मान योजना में करोड़ों के घोटाले से विभागीय भ्रष्टाचार उजागर हो गया। स्वास्थ्य विभाग नए साल में इन दोनों बड़ी घटनाओं से सीख लेने की बात कह रहा है। अगस्त 2022 में दमोनाके के पास न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग से 8 जिंदगियां खाक हो गई थी। अग्निकांड के 25 दिन बाद 26 अगस्त 2022 को जब पुलिस टीम ने सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में छापा मारा तो जांच अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं। अस्पताल के बाजू में स्थित एक होटल में फर्जी मरीजों को भर्ती कर आयुष्मान का रोगी बताते हुए पैसे ऐंठे जा रहे थे। सरकार को करोड़ों की चपत लगाई जा रही थी। पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर पाठक दंपति को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा करते हैं कि इन दोनों घटनाओं से विभाग ने बड़ी सीख ली और अब सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। सख्ती से पालन करने के कारण अभी तक जिन अस्पताल का रिन्यूअल होना था केवल 18 अस्पतालों का रिन्यूअल हो पाया है और जिनका 2024 तक है ऐसे करीब 32 अस्पताल हैं। बाकी अस्पतालों को हम बार बार नोटिस भी दे रहे हैं, उनको समय इसलिए दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम अस्पतालों को बंद करना उचित नहीं मानते हैं। खंडवा में चल रही कथा के बीच में संत चिन्मयानंद बापू ने फिल्म पठान और लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया और बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं पर धर्म विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप लगाए। चिन्मयानंद बापू ने कहा है कि पठान फिल्म में भगवा रंग को अपमानित किया, बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोगों की एक टीम ऐसी है जो हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शाहरुख खान हमेशा से देश विरोधी रहे, पाकिस्तान में जाकर चैरिटी करते हैं, हिंदू धर्म के मंदिरों में जाकर ढोंग करते हैं। महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि बहनें हिंदू की खाल में घूम रहे भेड़ियों से बचकर रहें, ये बच्चे पैदा कर धर्म बदलवा कर छोड़ देते हैं। पठान फिल्म में जिस तरह से भगवा रंग को अपमानित किया गया है, गाली दी गई है, तो मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे फिल्मों पर और ऐसे गानों पर जबरदस्त विरोध होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने घर की बहन बेटियों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों से दूर रहें। ऐसे जो हिंदुओं के खाल में ये जो दूसरे धर्म के लोग भेड़िए की तरह छुपे हुए हैं, ऐसे लोगों को पहचानें।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए और नए साल के जश्न की ताजा तस्वीरों के लिए देखते रहे IBC 24। नमस्कार।